नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम की थर्ड एपिसोड में। जैसा कि आपने पिछले 2 एपिसोड्स में देखा है, हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें की हैं। उनसे जुड़ी जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनमें किस किस तरह के सवाल पैदा हो सकते हैं, उन सब की चर्चा हमने डिटेल में की है। आइए उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज इस तीसरी कड़ी में अगेन बात करेंगे कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आने वाले टेस्टों में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू डिस्क्वालीफाई एन एमएलए और एमपी who has defected to another party after his election। ध्यान से नोट करें, इसमें जो हमारे लिए कीवर्ड है वो है after his election lies with whom, यानी कोई भी एमएलए एमपी जो किसी पर्टिकुलर पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत जाता है और जीत जाने के बाद अगर वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, दल बदल कर लेता है, डिफेक्शन कर लेता है, तो उसको डिसक्वालीफाई करने का अधिकार किसके पास है। अभी रिसेंटली एक पेपर हो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे लगा काफ़ी रेलेवेंट है, तो हमने वहीं से सवाल लिया और आने वाले टेस्टों में भी पूछा जा सकता है। तो नोट कर ले, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव फोरम। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हमारा मतलब ये है कि जिस भी लेजिस्लेटिव हाउस का वो पर्सन मेंबर है, यानी अगर असेंबली है तो वो एमएलए बोला जाएगा, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में है तो वो एमपी बोला जाएगा। और आपको मालूम है कि जो असेंबली का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है या जो लोकसभा या राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसे हम अध्यक्ष बोलते हैं या उसे हम स्पीकर बोलते हैं। तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होगा कि उसे उस सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दे, उसकी मेंबरशिप को वो खत्म कर दे। नोट कर ले ध्यान से, किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई करने का अधिकार, हम डिफेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मेंबर को और कारणों से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक रूल है कि 60 दिन तक लगातार अगर कोई एमएलए या एमपी हाउस से एब्सेंट रहता है, 60 दिन तक, फॉर 60 days टुगेदर, इफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा और एन असेंबली रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम द हाउस, देन द स्पीकर ऑफ द हाउस हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई हिम और हर। तो ये भी एक कारण है। ऐसे और भी बहुत से कारण हैं जिनके वजह से मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर दल बदल उसने किया है, एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में गया है, तो क्या होगा? तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, यानी असेंबली या लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर के पास। अच्छा, एंटी डिफेक्शन की बात चली है तो मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो इंडिया में अभी काफ़ी साल हो गए पास हुए को। जब तक वो नहीं था तो अक्सर ऐसा होता था कि किसी भी पार्टी पर चुनाव जीतने वाले लोग अक्सर दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे किसी लालच में, लेकिन अब वो काम हो गया बंद। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि जो रिटेल लेवल पर डिफेक्शन है, यानी 1-2-4 बंदे छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो वो तो डिस्क्वालीफाई होंगे ही होंगे। लेकिन होलसेल में इंडिया में जो डिफेक्शन है, जो दल बदल है, वो अभी भी अलाउड है। यानी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव होने के बाद, उसके चुने जाने के बाद मेंबरों के, अगर उसके कम से कम 1/3 जो मेंबर हैं वो उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इसे डिफेक्शन नहीं गिना जाएगा। यानी ये इस लॉ का अपवाद है, ये इस कानून का एक्सेप्शन है कि अगर किसी पार्टी के 1/3 बंदे किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं चुनाव के बाद, तो इस चीज को इस लॉ में कवर नहीं किया जाता, यानी उनको डिफेक्शन के दायरे में नहीं लाया जाएगा, ये कानून लागू नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि होलसेल में डिफेक्शन अलाउड है, मिनिमम 1/3 मेंबर, लेकिन रिटेल में 1-2 बंदे छोड़ के जाएंगे तो वो अलाउड नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपने नोट कर लिया, बी फॉर बॉम्बे है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द फोरम। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जा सकती है। ये जो एपिलेट राइट है कि उस पे अपील सुनने का, वो तो अधिकार रहेगा ही रहेगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। जश्न रेख्ता विच वाज हेल्ड इन दिल्ली रिसेंटली वाज व्हाट। पिछले 10-12 साल से दिल्ली में एक फेस्टिवल हो रहा है, उर्दू लैंग्वेज को रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि
जो उर्दू भाषा है वो भारत में कोई बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग नहीं है, सिवाय इसके कि लोग शायरी या पोइट्री के माध्यम से उससे जुड़े हुए हैं। तो जश्न जो रेख्ता है, यहाँ पर दुनिया भर के जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उर्दू के वो इकट्ठा होते हैं, फेस्टिवल होता है, चर्चाएं होती हैं, बुक रीडिंग्स होती हैं, म्यूजिक होता है, प्रोग्राम होते हैं। तो उस तरह का ये उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल है। तो अकेला पोइट्री इसमें नहीं है। सो ऑब्वियसली इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो पोएटिक कॉन्सर्ट ही आई एम सॉरी एनुअल उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल बनता है। अकेला ये मुशायरा नहीं होता, अकेली पोएटिक कॉन्सर्ट नहीं होती, और भी बहुत सी बातें होती हैं। सो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। वैसे बाय द वे इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जो पिछले कई पेपरों में पूछा गया है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इंडिया का सबसे बड़ा जो लिटरेरी फेस्टिवल है आज की डेट में वो होता है जयपुर में। पिछले 10-12 साल से एक एंग्लो इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है विलियम डैलरिम्पल। तो विलियम डैलरिम्पल की कई सारी अंग्रेजी में किताबें बहुत मशहूर हुई हैं, बहुत बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। तो विलियम डैलरिम्पल जो हैं वो इसके फाउंडर डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे 10-12 साल पहले ये जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल शुरू किया था एज एन एक्सपेरिमेंट कि देखते हैं कि क्या होता है। तो खूब पॉपुलर हुआ और आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़े लिटरेरी फेस्टिवल में है। और इसी ट्यून पर और भी कई शहरों में इस तरह के छोटे छोटे लिटरेरी फेस्टिवल आजकल होना शुरू हो गए हैं। तो नोट कर ले, इसका करेक्ट आंसर आपका बनता है 1। आइए चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ आई एम अ मेल एंड आई स्टार्ट अर्निंग सैलरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, my taxable income up to this limit will be totally exempt from income tax। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये सवाल आपसे बजट के आधार पर पूछा गया है। जो इस साल का नया बजट है, 2023-24 का नया बजट आया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो पूछा यह गया है कि यदि मैं पुरुष हूं और इस वित्तीय वर्ष में जो कि चल रहा है मैं अगर सैलरी कमाना शुरू करता हूं तो कहां तक मेरी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो नोट कर ले, बेसिकली बंदा पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन है, जो मुआफी है, उसकी बेसिक लिमिट कहां तक है। तो नोट कर ले, आपका जो इस साल लिमिट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं काफी हद तक। तो आपका करेक्ट आंसर बनता है ए, दैट इज 3 लाख। क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ये जो टैक्स फ्री का लिमिट है, एग्जम्पशन का हाईएस्ट लिमिट है, दैट वाज 2.5 लाख। नोट कर ले, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 22-23 में जो इनकम टैक्स की लिमिट है मुआफी की, जहां तक कोई टैक्स नहीं लगता था, वो था साल की 2.5 लाख की सालाना कमाई। लेकिन अब ये लिमिट हो गई है 3 लाख। और इसके ही साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है उसमें भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो नोट कर लें, आपके काम आने वाली चीज़ है। तो 3 लाख तक तो हमने देखा कि कोई टैक्स है ही नहीं बिल्कुल, और 3 से लेके 6 तक एक स्लैब है, यानी सालाना 3 से 6 लाख जो कमाने वाले उनकी एक अलग परसेंटेज है टैक्स की। 6 से 9 एक स्लैब है, 6 से 9 लाख। 9 से 12 एक स्लैब बनती है। 12 से 15 एक स्लैब बनती है। और 15 लाख से ऊपर कमाई करने वालों की अलग टैक्स की रेट की स्लैब बनती है। तो नोट कर ले, अगर 3 से 6 लाख के बीच आपकी इनकम है एक साल की, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%। यानी 3 लाख तक तो वैसे मुआफ है आपकी इनकम, उसके आगे 6 लाख तक आपकी जो भी इनकम बन रही, यानी 6 और 3 के बीच 3 लाख बन रही, तो उसके ऊपर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। यही इनकम अगर 6 से 9 लाख के बीच है तो आपका टैक्स का रेट है 10% का। 9 से 12 आपका रेट बनता है 15% का, और 12 से 15 आपका रेट बनता है 20% का, और 15 से ऊपर आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 30% का। तो ये स्लैब्स आप नोट कर सकते हैं, रेट्स आप नोट कर सकते हैं, ये आपके काम आ सकते हैं पेपर में। सो 30% का रेट लगेगा 15 लाख से ऊपर। तो काफ़ी इस बार इसमें चेंजेस आए हैं। बाकी अगर इस सवाल में मेल की जगह आपको फीमेल पूछा जाए, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आंसर आपका सेम रहने वाला है। दरअसल जो मेल और फीमेल के बीच का जो डिफरेंस था, यानी पहले फीमेल को थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ रियायतें मिलती थी, अब वो इस साल से हो गया खत्म। यानी जो बात मेल पर एप्लीकेबल है वही फीमेल पर एप्लीकेबल है। सो ऑब्वियसली जो दोनों की टैक्स एग्जम्पशन के लिमिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको यहाँ फीमेल पूछा जाए तब भी आपका आंसर यही रहने वाला है। तो इस बात को ध्यान से नोट कर लें। अब चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज ज्वाइंड द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज एन ऑफिशियल मेंबर। देखिए, 2 बातें इसमें जानने वाली हैं। वैसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर दे दूं। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है आपका इजिप्ट।
यानी मिस्र। आपको मालूम होगा मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं LCC, वो पीछे भारत में भी आए थे जनवरी में। भारत में जो रिपब्लिक डे पैरेड है वहाँ पर वो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा पेपर में, इस तरह के सवाल बड़े कॉमन होते हैं पेपर में। सो ही वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे पैरेड। ये एडिशनल बात भी आप नोट कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं जिन दो बातों पर मैंने पहले इशारा किया था। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा ब्रिक्स क्या है, तो नोट कर लें। ये 5 देशों का समूह है, यानी ब्राजील, रशिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना और उसके बाद है साउथ अफ्रीका। 5 ऐसे देश हैं जिनकी पहचान की गई है किसके तौर पे? इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नाते इनकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी अच्छी है, यानी माल की बहुत खपत होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इन देशों का, और ये इकोनॉमिस्ट लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि आने वाले समय में दुनिया का जो सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास होगा, यानी जो सबसे बड़ा हब बनेगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, जैसे वो किसी ज़माने में हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर वगैरह होते रहते, जिनको एशियन टाइगर बोला जाता था। लेकिन आने वाले कुछ सालों में सबसे बड़ा ग्रोथ इन 5 देशों में होने वाला है। नोट कर लेना उनके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन देशों को मिला जुला के नाम दिया गया है ब्रिक्स। लेकिन नोट कर ले, ब्रिक्स नाम का जो ये एक्रोनिम है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है, यानी मुश्किल से एक डिस्कशन का फोरम है। इनकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, लेकिन ध्यान दें ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरा बात आपने लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक चाइना में खोला गया था, इन्हीं देशों ने मिलजुल के खोला था, ताकि जो आपस में जो मेंबर देश हैं, इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ फाइनेंस वगैरह दिया जा सके, उस काम के लिए इन्होंने बैंक बनाया है। तो नोट कर ले, बेसिकली इन्हीं देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए लोन देने का काम ये बैंक करता है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें देखने वाली हैं। ब्रिक्स का मीनिंग क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है, चाइना में है, क्या इसका पर्पस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, और करेक्ट आंसर आपका बनता है जो नया मेंबर है वो है इजिप्ट। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। द टर्म डेटा माइनिंग विच वॉज इन मच न्यूज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक्स रेफर्स टू व्हाट। देखिए ये डाटा की खुदाई नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि माइनिंग का मीनिंग खुदाई होता है, लेकिन यहाँ कोई डाटा की खुदाई नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है कि जो इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा आपको मिलता है इंटरनेट पर, अब उसको एनालाइज करना किसी ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी के बाहर है। और एज ए कंपनी, लेट अस से आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं कहीं पे, और आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन अगर मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करता हूं तो सबसे ज्यादा मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहां बिक रहा है, किस एज ग्रुप का बंदा ले रहा है, किस इनकम ग्रुप का बंदा ले रहा है, कौन सी ज्योग्राफी का बंदा ले रहा है, कब ले रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, तो आप डेटा माइनिंग का यूज कर सकते हैं। तो डेटा माइनिंग क्या है, मशीनों के जरिए, कंप्यूटर के जरिए आप करते क्या हैं कि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का एनालिसिस करते हैं, प्लस उसके बाद उस एनालिसिस से आप ट्रेंड्स निकालते हैं। भाई मेरे को ये करना है, मेरा प्रोडक्ट ये बंदा खरीद रहा है, ये बंदा नहीं खरीद रहा है, इस बंदे को पसंद आ रहा है, इस बंदे को पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे को आगे से अपना जो एड कैंपेन चलाना है या प्रमोशन करना है उसी हिसाब से करना है। सो बेसिकली डेटा को एनालाइज करना है मशीन ने, और उसमें से ट्रेंड्स निकाल के बाहर लेके आने हैं, ताकि उसके दम पर कोई फैसला किया जा सके। सो दैट इज डेटा माइनिंग। तो आपका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो इसमें बनता है C फॉर कैलकाटा, राइट। जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है, कॉपिंग ऑनलाइन डेटा के बारे में कोई खास टर्म हमारे पास नहीं है। बाकी बात रही क्रिप्टो करेंसीज की, तो फिलहाल इस बारे में तो अलग अलग देशों में है, कई देशों ने इसको लीगलाइज कर भी दिया है, कुछ एक ने बिल्कुल मना कर दिया है। भारत में फिलहाल कोई प्राइवेट करेंसी जो डिसेंट्रलाइज्ड हो वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिकॉग्नाइज नहीं है। आइए चलते हैं आगे छठे सवाल पे। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। देखिए इस तरह का सवाल आपके पेपर में काफी कॉमन है और नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, क्योंकि आपको पांचों चॉइसेस बहुत अच्छी तरह देखनी पड़ेंगी और इनमें
आपको जो है वो डिटेल में सबके बारे में मालूम भी होना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। और कोशिश करिए ऐसे जो क्वेश्चन है वो एंड पर लिए जाएं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा मेंटल लेबर ज्यादा मांगते हैं, इनको थोड़ा एंड पे रखा जाए, बाद में रखा जाए। एनीवे हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए मिसमैच आपने ढूंढना है, तो एनजीटी का मीनिंग तो होता है जी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट बनाई है नेशनल लेवल की, जो एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दों को संभालेगी। अभी पंजाब में इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, वहाँ पे फाइन लगा दिया। कहीं कोई इंडस्ट्री वाला है वो पोल्यूशन बहुत कर रहा है, अभी पीछे लुधियाना में खबर आई थी, उस पर फाइन लगा दिया। तो इस तरह के काम ये करते हैं। यानी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का अगर टॉप मोस्ट कोई बॉडी है जो एनवायरनमेंट से जुड़े केस सुनती है, तो वो यही है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। चलिए आगे चलते, बिल्कुल सही पेड़ उस हिसाब से। FSDC, दिस इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, आप देखिए कौन कौन से रेगुलेटर हैं। इंडिया में बैंकिंग का है RBI, सिक्योरिटीज मार्केट यानी स्टॉक मार्केट का है SEBI, देन इंश्योरेंस का आपके पास है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और चौथा मेजर आपके पास रेगुलेटर है पेंशन फंड्स का PFRDA, यानी पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन चारों रेगुलेटर जो अलग अलग ये काम करते हैं, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में मिलजुल के काम करे, आपस में झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे, दंगा ना हो। इस काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई हुई है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, बाय द वे ये क्वेश्चन आ चुका है तो नोट कर लें, इसका जो चेयरमैन होता है दैट इज ऑलवेज द फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो अपने आप ही चेयरमैन बन जाएगा। और इसका काम क्या होता है, इन सब बॉडीज को मिलजुल के समझाना भी, तुम लोग आपस में मिलकर काम करो, कोऑर्डिनेशन तालमेल बना के रखो। एक तरह का ये सुपर रेगुलेटर कहा जाएगा। बिल्कुल सही है। नेस्कॉम जो है इंडिया में जितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनकी एक इंडस्ट्री बॉडी है, तो नाम आप इसका पूरा लिख सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी जितनी भी आईटी के सर्विसेज बनाती हैं, आईटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सॉफ्टवेयर का काम करती है, उनका एक कंपनियों का ये समूह है। ये लॉबिंग ग्रुप है, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करता है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को आगे लेके आता है, बहुत पावरफुल ये ग्रुप है, तो ये भी सही है। और जबकि जो CSSO, आई एम सॉरी ये गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे, CSSO नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए CCSO, यानी चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। तो क्या है कि RBI ने सारे बैंकों को बोला है, ऑर्डर दिए हैं 2-3 साल से, कि आप अपने अंदर, यानी हर बैंक, अगर PNB है वो, HDFC है वो है, SBI है वो है, हर बैंक अपने अंदर एक इंटरनल ऑम्बड्समैन का अपॉइंटमेंट करेगा। ये तो आपको मालूम है कि RBI का एक अपना ऑम्बड्समैन है, यानी बैंकिंग से जुड़ी कोई भी शिकायत आपकी है उसको हल करने का फाइनल जो पॉइंट है वो है बैंकिंग ऑम्बड्समैन, RBI ऑम्बड्समैन। ये आपने आंसर याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है कि इंडिया में जितनी भी बैंकिंग की शिकायतें हैं उसको हल करने का अंतिम सहारा क्या है, तो आपका आंसर आएगा RBI ऑम्बड्समैन। लेकिन अब RBI ने बोला है कि हर बैंक भी अपने अंदर एक इस तरह का ऑफिसर अपॉइंट करेगा, जिसको नाम उन्होंने दिया है चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। ये हर बैंक का अपना ऑम्बड्समैन है। मैंने जैसे आपसे कहा ये डबल एस छपा है, इसको ठीक कर लें। सो द करेक्ट आंसर इज इन दिस केस, पहला ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज CCI। तो CCI का क्या मतलब है, नोट कर लें, CCI इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको किसी दुकानदार से कोई शिकायत है, किसी कंपनी से शिकायत है, मान लीजिए एयरलाइंस बिन बात के किराया बढ़ा देती हैं, टेलीकॉम वाले बिन बात के अपना टैरिफ बढ़ा देते हैं, ब्रेड वाले अपने दाम बढ़ा देते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, कस्टमर को परेशान करते हैं, इस तरह की शिकायतें ये सुनता है। इंडिया में टॉप मोस्ट अथॉरिटी है इसका, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑब्वियसली ये मिसमैच पेयर है, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा
बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बाकी से जुड़ी भी बातें आपको मैंने बताई, ये आपके काम की चीज है। आइए चलते, एज पर आरबीआई द अमाउंट लाइंड इन अनक्लेम्ड अकाउंट्स फॉर मोर देन 10 ईयर्स। अगर किसी खाते में 10 साल तक कोई भी लेन देन नहीं है और उसे कोई भी लेने नहीं आता, कोई दावा नहीं करता, तो उस पैसे का क्या बनेगा। देखिए एक बात नोट करिए, पहली बात तो ये है कि इससे जुड़ा एक और पॉइंट है जो बहुत पेपर में आता है, वो ये है कि नॉर्मली अगर 2 साल तक किसी भी खाते में कोई लेन देन ना हो, मान लीजिए आपका खाता है सेविंग्स का और 2 साल तक ना तो आपने पैसा डाला ना ही आपने निकाला, कोई डीलिंग नहीं है, तो आपका जो अकाउंट है 2 साल बाद, टिपिकली 2 साल ये ड्यूरेशन होती है, वो बन जाएगा इनऑपरेटिव, यानी वो निष्क्रिय हो जाएगा, या वो बन जाएगा डोरमेंट। इन दोनों में से एक वर्ड यूज किया जाएगा, या तो डोरमेंट होगा, सुप्त हो जाएगा, सो जाएगा, या वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछ, और इस मामले में खैर अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप जस्ट बैंक में जाइए और अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट दे दीजिए लिख के, आपका अकाउंट उसी वक्त ही शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर 10 साल पड़े को हो जाए, और ऐसी खबरें आई पिछले हफ्ते में कि इंडिया के जो अलग अलग बैंक हैं उनमें ज्यादा नहीं तो कम से कम 70,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ऐसा है जो बिल्कुल अनक्लेम्ड पड़ा है, यानी कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, उसके घर वालों को नहीं पता, या कोई व्यक्ति जमा करवाया और वो भूल गया, इस तरह के बहुत से पैसे बैंकों में पड़े हैं। तो रूल ये है आरबीआई का, अगर 10 साल निकल जाए, दैट मनी हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ फंड विच इज मेंटेन्ड बाय आरबीआई, और उस फंड का नाम है पहले वाला, यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। नोट कर ले, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, शॉर्ट में आप याद करना चाहें तो इसको डेफ के नाम से याद कर देते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा, भाई अगर पैसे यहां ट्रांसफर हो गए इसका मतलब गए? नहीं, ऐसा नहीं है, गए नहीं है। कल को कोई भी बंदा खड़ा हो जाए और कहे जी मुझे तो आज याद आया कि पैसे मेरे थे, तो बिल्कुल पैसे मिलेंगे, उसके केवाईसी किया जाएगा, उसके रिकॉर्ड वेरीफाई होंगे, और वेरिफिकेशन के बाद उसको पैसे जितने भी बनते हैं दिए जाएंगे, ब्याज भी दिया जाएगा, क्योंकि इस पैसे को आरबीआई अपने पास कैश में नहीं रखता, इसके गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है, उस पर ब्याज भी मिलता है, और जो ब्याज मिलता है उसी से ब्याज आगे वो कस्टमर को देगा जब वो लेने आएगा। तो ये पैसा ऐसा नहीं कि आरबीआई खा लेगा, उसकी पार्टी कर लेगा, वो संभाल के रखेगा, और जब भी कोई कल को लेने आएगा तो उसे पैसा जरूर दिया जाएगा। इसी से जुड़ी एक और खबर है जो कल परसों आई थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आपके काम की चीज हो। आरबीआई ने इसी हफ्ते कैंपेन लॉन्च किया है 100 डेज 100 पेज, नोट कर ले, और बिल्कुल इसी से जुड़ा कैंपेन है, और बैंकों को बोला कि भाई साहब आपके यहाँ जितने भी अनक्लेम्ड खाते पड़े हैं, जहां कोई कस्टमर 10 साल से आया ही नहीं है, कोशिश करो कि उनको ढूंढ के निकाला जाए, और आने वाले 100 दिन में 100 ऐसे बंदों का निपटारा किया जाए। उनको बैंकों को कहा है कैंपेन चलाकर कि आने वाले 100 दिन में 100 ऐसे खाते ढूंढे जाएं और उनका निपटारा किया जाए, उन बंदों को ढूंढा जाए, उनके पैसे लौटाए जाएं। तो आरबीआई अब काफी एक्टिव है इस मामले में। ये भी नोट कर सकते हैं 100 डेज 100 पेज का मीनिंग क्या है, वो इसी फंड से जुड़ा हुआ कैंपेन है नए वाला, जिसमें कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे खातों का निपटारा किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू हुए करीबन 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी इनके बारे में आपके पेपरों में सवाल आते हैं, तो मैं आपको कुछ इसके फीचर लिखवा देता हूं जो अक्सर पूछे गए हैं, आपके काम की चीज है, और वहीं से आपको यह भी आंसर मिल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर बनता क्या है। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या है, सबसे पहला फीचर है जीरो बैलेंस, यानी खाते में अगर आप कोई भी बैलेंस नहीं रखेंगे तो आप पर कोई फाइन नहीं लगने वाला, खाता आपका बंद बिल्कुल नहीं होगा, नो मिनिमम बैलेंस। नंबर 2, जो भी बंदा खाता खोलेगा उसे चेकबुक तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है जी। उसके अलावा उसे एटीएम का नया कार्ड मिलेगा, रुपे डेबिट कार्ड। याद रखिए रुपे डेबिट कार्ड इंडिया में पहली बार इसी योजना के तहत दिया गया था, और रुपे नाम का जो कार्ड है इंडिया का पहला डोमेस्टिक कार्ड है। इससे पहले इंडिया में जितने भी डेबिट कार्ड चल रहे थे सारे फॉरेन के थे, तो हिस्टोरिकली इंडिया का पहला डोमेस्टिक कार्ड रुपे है, जो अब काफी संख्या में जारी हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नंबर 4 इसमें पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इसमें मोबाइल बैंकिंग अलाउड है, मोबाइल बैंकिंग इसमें अलाउड है। नंबर 5,
1 लाख का एक्सीडेंट का 1 लाख का इंश्योरेंस का कवर मिलेगा एक्सीडेंट का, और 30,000 का कवर इसमें मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस कवर। लेकिन याद रखिए जो ये दोनों एक्सीडेंट कवर और नॉर्मल इंश्योरेंस की सुविधाएं एक सर्टेन डेट तक दी गई थी, मेरे ख्याल से आजकल नहीं है, एक सर्टेन डेट के बाद सबको नहीं मिला ये। और लास्ट इसमें पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इसमें 10,000 रुपीज़ का मिलेगा ओवरड्राफ्ट। सिंपल भाषा में ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन होता है, सिंपल भाषा में। दुनिया में अगर आप देखें किसी सेविंग अकाउंट पर कभी ओवरड्राफ्ट नहीं होता, और ये पहला दुनिया का पहला ऐसा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, जिसमें बैलेंस भी कोई नहीं है और 10,000 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट भी सरकार आपको दे रही है, यानी बहुत फायदेमंद चीज़ है। अब देखिए इसमें से क्या क्या पूरा होता है। फ्री एक्सीडेंट कवर है 2 लाख का, गलत बात है, हमने लिखा 1 लाख है, तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हो गई। अकाउंट होल्डर्स को कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना, बिल्कुल सही बात है। एवरी होल्डर इज गिवन अ रुपे डेबिट कार्ड, बिल्कुल सही बात है। द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1,000 इनिशियली टू एवरी अकाउंट, नो, बिल्कुल गलत बात है, गवर्नमेंट कोई पैसा उसमें नहीं डालती है। तो आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो निकला 1 और 4। करेक्ट आंसर देयरफॉर क्या हुआ आपका, डी में 1 और 4 दोनों गलत हैं। तो नोट कर ले, जो 6-7 पॉइंट आपको मैंने लिखवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से पेपरों में सवाल आ चुका है, आगे भी आएगा। क्या क्या है, जीरो बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं रखना है, चेकबुक मिलेगी, रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग अलाउड है, 1 लाख का एक्सीडेंट कवर है, 30,000 रुपए का नॉर्मल लाइफ कवर है, लेकिन आजकल शायद नहीं है, और 10,000 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट इस अकाउंट के साथ अवेलेबल है अगर कोई खाता ठीक ठाक चलाए तो आइए चलते हैं आगे। द एक्सक्विजिट वुड कार्विंग्स पॉपुलरली कॉल्ड सिंक्सकोस एंड ग्रांटेड द जीआई टैग बिलोंग टू व्हाट विच पर्टिकुलर स्टेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर इसका इमेज भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये नक्काशी आपको नजर आ रही है। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है लद्दाख। अब ये जीआई टैग क्या है और जीआई टैग मिलने से होगा क्या? देखिए, जब आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, इसको नोट कर लें, इसको बोलते हैं आईपीआर, यानी जो ज्योग्राफिकल टैग है ये एक तरह का आईपीआर है, ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी आपने कोई चीज बनाई और आप चाहते हैं भाई मैंने मेहनत की है, मैंने इस पे खून पसीना बहाया है, तो इसका फायदा भी मुझे मिले, भाई बाकी लोग इसको चोरी करके क्यों बेचें। मान लीजिए आपने नई दवा बना दी कोरोना की, और आप चाहेंगे इतनी मेहनत की है इस पे, रात दिन जागा हूं तो मुझे फायदा मिले, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे और आप बोलेंगे जी मैंने इतनी मेहनत की है, देखिए मैंने नई दवाई बनाई, आप मुझे इसका एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट दीजिए। तो सरकार आपको क्या देगी, पेटेंट। नोट कर ले, पेटेंट। इसी प्रकार से आपने कोई किताब लिखी और आप चाहते हैं कि उसे कोई नकली बना के ना बेचे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉपीराइट। कोई फिल्म है, कोई गाना है, कोई किताब है, तो उस पर आपको मिलता है कॉपीराइट। लेकिन जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है, ये कुदरत ने आपको दी है, यानी कोई वस्तु ऐसी है कुदरत की जो सिर्फ आपके यहाँ ही होती है और कहीं हो ही नहीं सकती, तो बाय डिफॉल्ट वो अधिकार बनता ही आपका है। मान लीजिए आपके यहाँ पे केसर होता है, जैसे हमारे श्रीनगर के पास, दुनिया में, सारी दुनिया में केसर एक ही जगह होता है और कहीं केसर होता ही नहीं है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फिर किसको मिलेगा केसर का, वो मिलेगा इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में पामपोर है श्रीनगर के पास जहां पर ये केसर उगाया जाता है। तो इस तरह की जो कुदरती चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपका ही अधिकार बनता है, वो जो अगर आपको राइट मिल जाता है उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और अक्सर आजकल ऐसी खबरें आती रहती हैं, इंडिया में जो भी कन्वेंशनल पुरानी आइटम्स है उसके लिए हमें मिल रहा है। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लें, आपके काम के हैं, आगे भी बहुत पेपरों में पूछे जाएंगे। अब आइए आज के 10वें क्वेश्चन पर। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? हालांकि यहाँ पर पूरा नाम उसका नहीं लिखा गया, मैं पूरा नाम आपको बता देता हूँ।
पूरे नाम में कुछ मत करिए, सिर्फ इसके नाम के आगे ड्राफ्ट लगा लीजिए, यानी पूरा नाम बनेगा DRHP, ऐसे बोलते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। देखिए रेड हेरिंग एक अंग्रेजी का ईडियम है जिसका मतलब होता है कोई चर्चा छेड़ना, टू बिगिन अ डिस्कशन। तो जब भी कोई कंपनी DRHP इशू करती है तो वो काहे को इशू करती है? तो करेक्ट आंसर पहले नोट कर ले, आपका आंसर बनेगा लॉन्च एन IPO। यानी कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर बाजार में बेचने आती है तो वो क्या लेके आती? इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन इसके लिए उसे जाना पड़ता है सेबी के पास। तो सेबी वाले बोलते हैं भाई साहब ठीक है आप IPO लेके आइए, शेयर बेचिए, लेकिन पहले अपना कुछ डिटेल तो दीजिए। तो कंपनी फिर क्या करती है? एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसमें उसकी फाइनेंशियल डिटेल होती है, कितने शेयर वो लेके आ रही, कितने पैसे उसने इकट्ठे करने, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या करेगी, क्या करती है, वो सारी जो डिटेल है उसे बोला जाएगा DRHP। और अगर ये अप्रूव हो जाए उसके बाद कंपनी अपना प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस लेके आएगी बाजार में और उसके बाद वो IPO बाजार में लॉन्च करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर बनता है E, दैट इज लॉन्च एन IPO। जहां तक बाकी चॉइसेस की बात है, अगर पब्लिक से आप डेट रेज करना चाहें तो DRHP की आपको जरूरत तो नहीं है, यानी पब्लिक से बॉन्ड के जरिए पैसे लेने हैं, डिबेंचर के जरिए पैसे लेने हैं। लेकिन यहां आपको क्या चाहिए? यहां आपको चाहिए क्रेडिट रेटिंग। ये आपके लिए जरूरी है, ये आप याद रखिए। DRHP की कोई जरूरत नहीं, आपको क्रेडिट रेटिंग मिनिमम 1 होनी जरूरी है, उसके बिना पब्लिक से पैसा आप नहीं ले पाएंगे, ये लॉ है सेबी का। दूसरी कंपनी से कोलैबोरेट करना है तो ऐसा कोई प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। और जब आपने अपनी शेयर कैपिटल बेचनी है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी आजकल बेचती हैं, तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्ट करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें, कई पेपरों में आया है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? अपने शेयरों को बेचना, अपनी पूंजी को कम करना। तो गवर्नमेंट कंपनियां जैसे आजकल कर रही, इसके लिए कोई खास हमारा इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं बन रहा। सो करेक्ट आंसर आपका बनता है लॉन्च एन IPO। तो मुझे उम्मीद है आज के जो सवाल हमने चुने हैं आपके लिए, आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो जरूर लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ भी प्रोग्राम को शेयर करें और अपने कमेंट्स लिख के हमें बताइए कि और आप किस किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, ताकि इस प्रोग्राम को आपकी ज़रूरत के हिसाब से ढाला जा सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।